back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारे zoology के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर से जिससे हर साल बहुत ज़्यादा वेटेज होती है और लास्ट ईयर ही इसमें से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अगले चैप्टर से, दैट इज प्राणी जगत, एनिमल किंगडम, जिसको आप जंतु जगत के नाम से जानते हैं. बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारे अगले चैप्टर प्राणी जगत से, जंतु जगत से, जिसमें हम हमारे एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं. जैसे आपने याद होगा कि बेसिकली आप बॉटनी में पढ़ते हो कि आपके पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसमें आप 5 किंगडम में सारे के सारे जितने भी जीव हैं उनको डिवाइड कर देते हो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया. तो हम लास्ट वाला किंगडम एनिमेलिया कंप्लीटली यहाँ कवर करने वाले हैं, जो आपके बुक का एक चैप्टर है जूलॉजी में, और जितनी भी नीड रेलेवेंट चीजें हैं, जितनी भी बेसिक्स हैं, वो सारे यहाँ पर क्लियर करेंगे प्योर हिंदी में, ताकि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को उसमें कोई भी दिक्कत ना आए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. एनिमल किंगडम यानी प्राणी जगत की बात कर रहे हैं. सो बेसिकली हम कौन से किंगडम की बात कर रहे हैं जिसमें सारे के सारे जंतु आते हैं, यानी कि बेटा हम जंतु जगत की बात कर रहे हैं, जंतु जगत की बात कर रहे हैं. ठीक है, इस डायग्राम का इसमें क्या सिग्निफिकेंस है आप अपने आगे अभी हम फाइलम्स पढ़ेंगे उसमें कॉर्डेटा आएगा, उसके अंदर पढ़ोगे. सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. सबसे पहला टॉपिक हमको जो इस चैप्टर में कंप्लीट करना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण का आधार. वर्गीकरण का आधार यानी कि बेटा हमने सारे के सारे जंतुओं को किस आधार पे वर्गीकरण किया है, उनका कौन कौन से आधार बनाए हैं. आधार समझते हैं ना, लेट से आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो, तो आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके बेसिस पे हमने आपको दो वर्गीकरण, दो आपका वर्ग बना दिया, 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया. ठीक वैसे ही लेट से आप 11th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो या रिपीटर स्टूडेंट हो, उसके हिसाब से तो हमने बेसिस क्या लिया, आपकी क्लास, आधार क्या लिया कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हो, और उसके हिसाब से हमने आपका वर्गीकरण किया. तो वर्गीकरण कभी भी जब हम करते हैं, चीजों को डिवाइड करते हैं, तो हमको कोई बेसिस लेना पड़ता है, कोई आधार लेना पड़ता है, जिस आधार पे हम किसी भी चीज को वर्गीकृत कर सकते हैं एक से ज्यादा वर्गों में. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा कि हमारे एनिमल किंगडम में, जंतु जगत में कितने फाइलम्स हैं, यानी कितने वर्ग हैं. ठीक है, वर्ग बेटा हमको पढ़ने होते हैं कि पूरे के पूरे 11 वर्ग हमको 11 क्लासेस पढ़नी होती हैं जो कि एनिमल किंगडम में आती है. हमने बेसिकली क्या किया है, दुनिया में जितने भी जंतु हैं उनको 11 क्लासेस में वर्गीकृत कर दिया है, यानी 11 फाइलम्स में. किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम आता है. तो हमने सारे के सारे जंतुओं को 11 फाइलम्स में डिवाइड कर दिया है. मतलब हर एक जंतु, हर एक जानवर इन 11 में से किसी न किसी फाइलम में जरूर आएगा, और वो किस आधार पे आया है वो हम अभी आधार में पढ़ेंगे कि हमने कौन से आधार पे उसको किस फाइलम में रखना है. ठीक है, सबसे पहले 11 फाइलम के नाम सीखते हैं. सबसे पहला फाइलम होता है बेटा पॉरीफेरा. पॉरीफेरा आपने याद है, आप स्पंज बॉब देखते हो, वो जैसे स्पंज जैसे जिनकी बॉडी होती है उनको स्पंज कहते हैं. स्पंज का ही फैंसी नेम है पॉरीफेरा. तो हम पॉरीफेरा किसको कहते हैं, स्पंज को कहते हैं, स्पंज को. दूसरा फाइलम आता है बेटा एनिमल किंगडम में सिलेंटरेटा. ठीक है, सिलेंटरेटा का ही बेटा दूसरा नाम है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लिखा है, मैं ठीक कर देती हूँ. सिलेंटरेटा का ही बेटा इसी फाइलम का दूसरा नाम है, याद रखिएगा, नाइडेरिया. बेटा ये फाइलम सिलेंटरेटा का ही नाम है, सिलेंटरेटा को आप नाइडेरिया कहते हो. तीसरा फाइलम आता है आपका टीनोफोरा. ठीक है, ये सिलेंटरेटा का ही छोटा भाई है, अभी सिखाऊंगी कैसे. फिर आते हैं बेटा प्लेटीहेल्मिन्स, चपटे कृमि तो जानते हैं ना, किसी एक तरह के कीट, एक तरह के ऐसे जंतु होते हैं जो बहुत सारी बीमारियां भी करते हैं, तो चपटे कृमि. फिर आते हैं बेटा गोल कृमि, एस्के हेलमिंथ. ठीक है, फिर आता है बेटा अगला एनेलिडा. फिर नेक्स्ट आता है बच्चे आर्थ्रोपोडा.
आर्थ्रोपोडा, ठीक है। फिर आता है, देखो कैसे हुए, पॉरीफेरा, सिलेंटरेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केल्मिंथ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। फिर आता है बेटा मोलस्का, मोलस्का। नेक्स्ट फाइलम होता है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। अगला फाइलम आता है बेटा हेमीकॉर्डेटा, हेमी मतलब अर्ध, आधा, आधा क्या, कॉर्डेटा यानी रज्जुकी, हेमीकॉर्डेटा आधा रज्जुकी है ये, ठीक है। और फिर आता है बेटा रज्जुकी, रज्जुकी बोले तो कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। ये आपके हो गए 11 फाइलम। बेटा आपको इसको गाने की तरह रट लेना है, पॉरीफेरा, सिलेंटरेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केल्मिंथ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये 11 फाइलम आपको ठीक इसी सीक्वेंस में एकदम बाय हार्ट लर्न होने चाहिए कि आप कभी भी बोलो तो आप लाइन से सारे फाइलम इसी सीक्वेंस में बोलो। क्यों बेटा इसी सीक्वेंस में याद रखना इसको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा फाइलम यहां से लेकर यहां ही बढ़ा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम सीधे सबसे पहले जंतु हम ही बने थे, हम बेटा कॉर्डेटा के अंदर आते हैं, हम सबसे एडवांस वाले हैं। लेकिन ये सबसे प्रिमिटिव है, सबसे पूर्व, सबसे पहले जो जानवर आए थे वो पॉरीफेरा थे, फिर उनसे एडवांस जानवर आए। हर चीज हमेशा बेटा विकास एडवांसमेंट की तरफ होता है, अच्छी तरफ बढ़ता है, और जटिलता बढ़ती जाती है, जटिलता बढ़ती जाती है, तो हम सरल से जटिलता की तरफ बढ़ते हैं। तो उसी तरह सबसे सरल जंतु थे पॉरीफेरा, फिर उसके बाद है सिलेंटरेटा और जटिल, फिर आइटिनोफोरा उससे थोड़े और जटिल, फिर चपटे कृमि, गोल कृमि, इनमें कुछ कुछ लक्षण और एडवांस और जटिल होते गए, और जटिलता को सपोर्ट करने वाले होते गए। फिर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, और सबसे जटिल क्या है, कॉर्डेटा। तो सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा इस पूरे वातावरण को झेल पाने वाला, सबसे ज्यादा इसमें अच्छी वेरिएशन, विभिन्नता रखने वाला जानवर कौन सा है, रज्जुकी होते हैं। तो हमने यहां से यहां तक विकास किया है, मतलब जंतुओं ने यहां से यहां तक, तो यही विकास की दिशा भी है बेटा, विकास की दिशा, विकास की दिशा भी इसी सीक्वेंस में, इसीलिए आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है, जिसमें बेटा पॉरीफेरा हो गए सबसे सरल, पॉरीफेरा क्या हो गए, सबसे सरल जीव हैं। और फिर हम पहुंच गए रज्जुकी पे, और ये रज्जुकी क्या हो जाएंगे बेटा, रज्जुकी हो जाएंगे सबसे जटिल, सबसे सरल से सबसे जटिल की तरफ बढ़े हम, और सबसे प्रिमिटिव से सबसे एडवांस की तरफ बढ़ गए, ठीक है। अब देखो इन फाइलम्स के बारे में, ये टोटल कितने हो गए, 11 फाइलम्स हो गए, 11 वर्ग पढ़ने होते हैं आपको, ठीक है। इसमें देखो हम इनके बारे में कुछ कुछ चीजें यहीं पर सीखते हैं, जैसे कि पॉरीफेरा का कॉमन नेम क्या है बेटा, स्पंज। सिलेंटरेटा कोई और क्या बुलाते हैं, नाइडेरिया। ये सब आपके लिए क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, सिलेंटरेटा अलग है, उसी का दूसरा नाम है नाइडेरिया, और टिनोफोरा अलग है। ये सब सुनने में एक जैसे, सिलेंटरेटा, नाइडेरिया, टिनोफोरा अलग है, एक जैसे हैं पर ये अलग अलग हैं। सिलेंटरेटा और नाइडेरिया एक ही बात है, पर टिनोफोरा अलग फाइलम है, ठीक है। फिर आते हैं चपटे कृमि, ये चपटे होते हैं, कृमि तो होते हैं कीड़े जैसे होते हैं, ऐसे चपटे होते हैं। इसको कहते हैं बेटा प्लेटीहेल्मिंथ, प्लेटीहेल्मिंथ, ठीक है। गोल कृमि बेटा गोल होते हैं, कृमि होते हैं कीड़े जैसे होते हैं पर गोल होते हैं। अब इन सब के बारे में डिटेल करेंगे। इसको बेटा कहते हैं एस्केल्मिंथ या एस्केहेल्मिंथ, ठीक है। ये दोनों हेल्मिंथ है, ये भी देखो, ये हेल्मिंथ है, ये भी हेल्मिंथ है। एक प्लेटीहेल्मिंथ है, एक एस्केहेल्मिंथ है, मतलब एक कृमि चपटा है और एक कृमि गोल है। तो इसके अलग अलग एग्जाम्पल याद रखेंगे। हेल्मिंथ एक तरह के परजीवी भी होते हैं, एक तरह के ऐसे जीवाणु भी होते हैं, ऐसे रोगाणु भी होते हैं जो हमें कोई डिजीज दे सकते हैं, किसी जानवर को कोई डिजीज दे सकते हैं। तो सभी के सभी हेल्मिंथ बेटा वो नहीं होते, सभी के सभी हेल्मिंथ परजीवी का कार्य नहीं करते, पर कुछ हेल्मिंथ होते हैं वो प्लेटीहेल्मिंथ भी हो सकते हैं, एस्केहेल्मिंथ भी हो सकते हैं, जिसकी एग्जाम्पल हम करेंगे जो कि रोगाणु का काम करते हैं, ठीक है।
फिर आते हैं बेटा एनेलिडा। एनेलिडा वर्ड आपको पता है कहां से आया है? एनेलिडा वर्ड आया है एनुलस से। एनुलस, एनुलस का मतलब होता है छल्ले, रिंग, रिंग। तो जैसे वो होता है ना बेटा अर्थवर्म, अपना अर्थवर्म इसी के अंदर आता है, एनेलिडा के अंदर, केंचुआ। उसमें आपने देखा होगा ना, ऐसा लगता है रिंग रिंग छल्लों को आपस में जोड़ दिया गया और अर्थवर्म बन गया है। इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, पांचवी रिंग, ऐसे रिंग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो रिंग जैसा स्ट्रक्चर था इनका, रिंग के लिए एक वर्ड था एनुलस, तो हमने इस फाइलम का नाम रख दिया एनेलिडा। फिर आते हैं आर्थ्रोपोडा। बेटा आर्थ्रो का मतलब होता है, आर्थ्रो, ये पहला वर्ड है ना, इसको दो में तोड़ दो, आर्थ्रो और पोडा। आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड, संग, मतलब जुड़े हुए। और अपेंडेजेस, पोडा मतलब होता है, पोडा, पोडा मतलब होता है अपेंडेजेस, जितने भी पाद हैं, यानी कि जितने भी हाथ पैर हैं, जितने भी उसमें उपांग लगे हुए हैं, वो सारे के सारे कहते हैं अपेंडेजेस, पोडा। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है वो सारे जीव जिनके जितने भी उपांग हैं, जितने भी हाथ पैर हैं, जितने भी पोडा लगे हुए हैं, अपेंडेजेस लगे हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे मच्छर को देखा है, मच्छर के हाथ ऐसे सीधे नहीं है, ऐसे जुड़े जुड़े, ऐसे लगता है टुकड़ों टुकड़ों को तोड़ दिया गया है और टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया गया है। तो ऐसे से, तो उससे क्या होता है, उनकी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कहीं से भी घुस के कहीं पे भी निकल जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी आर्थ्रोपोडा होते हैं, जैसे सारे के सारे कीट बेटा आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। आर्थ्रोपोडा में ही एग्जाम्पल आती है किसकी? सभी कीटों की, सभी कीट इसके अंदर ही आते हैं। तो कीट में आपने देखा होगा, कॉकरोच देख लो, मच्छर देख लो, मक्खी देख लो, उन सब में युग्मित उपांग होते हैं, यानी कि उन सब के हाथ पैर जितने भी उपांग होते हैं ऐसे जुड़े जुड़े लगते हैं, ऐसा लगता है टुकड़ों को जोड़ दिया गया है। इससे फायदा क्या होता है बेटा? इससे दो फायदे होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फायदा है, इनको लचीलापन मिलता है। लचीलापन मिलने की वजह से क्या होता है, इनके कहीं से भी बचने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, कहीं से भी बचने की इनकी क्षमता बढ़ जाती है, इसीलिए ज्यादा बच पाते हैं। तो ज्यादा तरह के जीव जो कि कीट हैं वो जी पाते हैं। जैसे कि आप खुद ही देखो कि जितनी भी वैरायटी पाई जाती है, जितनी भी तरह की वैरायटी पाई जाती है, कीटों की कितनी वैरायटी हमने अपने जीवन में देख ली है ना, कितने सारे तरह के कीट देखे हैं। तो सोचो ओवरऑल कितने कीट की वैरायटी प्रेजेंट होगी। वो क्यों? क्योंकि बहुत सारी वैरायटी जिंदा रह सकती है, क्योंकि उनके पास लचीलापन है। ठीक है, तो कीट बेटा होने की वजह से इन सारे फाइलम में से सबसे ज्यादा तरह की वैरायटी प्रेजेंट होती है आर्थ्रोपोडा में, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में कीट आते हैं और कीट सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा वैरायटी कीट की प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें लचीलापन होता है। वो क्यों होता है? ज्वाइंटेड अपेंडेजेस की वजह से, यानी कि युग्मित उपांगों की वजह से। तो आर्थ्रोपोडा जितने भी युग्मित उपांग रखे उन सबको हमने किस में रख दिया? आर्थ्रोपोडा में रख दिया है। और इसीलिए आप बोलते हो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, फाइलम है। पूरे जंतु जगत में सबसे बड़ा वर्ग कौन है बेटा? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे ज्यादा जंतु और सबसे ज्यादा वैरायटी जंतु की किसमें प्रेजेंट होती है? आर्थ्रोपोडा में। इसी के अंदर कीट आते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा वैरायटी के साथ साथ सबसे ज्यादा नंबर भी किसमें है जंतुओं का? आर्थ्रोपोडा में। फिर आते हैं बेटा मोलस्का। मोलस्का की बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। जैसे कि वो होता है बेटा जो पानी के अंदर सीप होता है जिसमें मोती निकलता है, वो एक तरह का मोलस्का है, वो हमको मोलस्का से मिलता है। ठीक है, तो मोलस्का सबसे बड़ा फाइलम तो आर्थ्रोपोडा है, और दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है बेटा मोलस्का। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है,
है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम क्या है? मोलस्का। फिर आते हैं इकाइनोडर्मेटा। डर्मा मतलब होता है स्किन, इकाइनो मतलब होता है कांटा, तो इनकी स्किन में ऐसा लगता है कांटे कांटे लगे हुए, इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा है। फिर आते हैं हेमीकॉर्डेटा। अर्धरज्जुकी होते हैं ये, इनके पास रज्जुकियों जैसा कुछ तो कैरेक्टर है और कुछ नहीं भी है, इसलिए हमने इनको अलग ही रख दिया हेमीकॉर्डेटा। और फिर आते हैं बेटा रज्जुकी। रज्जुकी नाम आता है, कॉर्डेटा नाम आता है, इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है, इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है भ्रूणीय अवस्था में। ये सब डिटेल में करेंगे, जस्ट एक आपको आइडिया दे रही हूं यहाँ पर, ठीक है। तो हेमीकॉर्डेटा के बाद आते हैं कॉर्डेटा यानी रज्जुकी, जो कि सबसे जटिल है, इसी के अंदर हम भी आते हैं। और रज्जुकी में इनकी भ्रूणीय अवस्था में मेरु रज्जु पाई जाती है, मेरुदंड पाई जाती है, यानी कि नोटोकॉर्ड पाई जाती है, जो मैं आपको अलग अलग से सारे फाइलम में इनके बारे में बताऊंगी, जो मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, ये रज्जुकी है ना, ये देखो ये वाला फाइलम रज्जुकी है ना, तो यहां से पहले तक के क्या हो जाएंगे? अरज्जुकी, इसीलिए तो हमने उनको रज्जुकी में नहीं रखा। तो बेटा पॉरीफेरा से लेकर हेमीकॉर्डेटा तक, पॉरीफेरा से लेकर हेमीकॉर्डेटा तक क्या होते हैं? अरज्जुकी होते हैं, अरज्जुकी। और फिर आता है लास्ट फाइलम रज्जुकी। तो रज्जुकी होंगे ही, और उसके पहले के जितने फाइलम है 10 फाइलम, पॉरीफेरा से लेके हेमीकॉर्डेटा तक, ये क्या होते हैं बेटा? अरज्जुकी होते हैं। मतलब इनकी भ्रूणीय अवस्था में मेरुदंड मेरुरज्जु नहीं होती है। अब ये इसके बारे में हम अभी डिटेल में करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। तो आपको ये पता चल गया कि 10 फाइलम आपको अरज्जुकियों के पढ़ने, फिर एक फाइलम पढ़ना है रज्जुकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार, जिसमें हमने सबसे पहला आधार लिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन का स्तर, संगठन का स्तर, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का स्तर। अब ये संगठन का स्तर क्या है कि किसी भी जीव की बॉडी में किस स्तर तक संगठन हुआ है। संगठन समझते हो ना, अपने रूम को भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि कोई मेहमान आता तो हम सब चीजें अपनी जगह पे सेट कर देते, तो उनका संगठन करते हैं अच्छे से। अब किस स्तर पे बॉडी में संगठन हुआ है, मतलब सिर्फ कोशिकाएं भरी हुई है, या काम बढ़ गया था और लड़ाई होने लग गई आपस में, मैं ये काम नहीं करूं, मैं ये काम नहीं करूं। जैसे कोविड के टाइम पे नहीं हुआ था, हम लड़ रहे हैं घर पे कि मैं ये काम नहीं करूं, आप रोज मेरे से काम कराती हो मम्मी। तो फिर मम्मी ने क्या किया, काम बांट दिया कि तू रोज यहाँ पे सफाई करेगा, तू रोज मेरी किचन में हेल्प करेगा, तू रोज मेरे इस काम में हेल्प करेगा। ऐसे करके क्या हुआ, काम बढ़ गया। अब कोई आपस में लड़ाई नहीं करेगा तो कोई काम छूटेगा नहीं, कोई काम रुकेगा नहीं, किसी काम में मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। और जटिलता को, बॉडी की जटिलता को अगर हमने काम बांट दिया तो हम बॉडी की जटिलता को सपोर्ट कर सकते हैं, बॉडी की जटिलता को सपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि कोई आपस में लड़ाई ना और काम सारा बॉडी का ठीक से चलता रहे। तो इसलिए हमने क्या किया, जैसे जैसे जटिलता बढ़ती है हम कोशिकाओं को मिला के क्या बना देते हैं, ऊतक बना देते हैं। तो किसी के शरीर में हो सकता है इतना काम ही ना हो, अभी जस्ट पहली बार पॉलीफेरा आया है, उसके पास कितना ही काम होगा, पहला जंतु बना है तो उसने बोला मेरा काम तो कोशिका से चल रहा है, कोई नहीं लड़ता आपस में। फिर आया सिलेंटरेटा, बोला मेरे में कोशिका बढ़ गई है यार, ये आपस में लड़ते हैं, तो हमने बोला चल तू ऊतक बना ले। तो उसके संगठन किस स्तर तक हो रखे हैं, ऊतक तक हो रखे हैं। फिर आए बेटा चपटे कृमि, वो कहते हैं यार ऊतक से भी काम नहीं चलता, मैं क्या करूं। तो हमने बोला चल तू ऊतकों को मिला के एक अंग बना ले। इस तरह शरीर में बहुत सारे अंग बना ले और सारे अंग अपने अपने काम करते रहेंगे। तो हमने उसके शरीर में किस स्तर तक संगठन किया है, अंग स्तर तक संगठन किया है। और फिर और जटिलता बढ़ेगी और अंगों को मिला के अंग तंत्र बना देंगे। जैसे हमारे में बहुत सारे अंग तंत्र हैं, जैसे हमारा परिसंचरण तंत्र है, हमारे पास पाचन तंत्र है, हमारे पास श्वसन तंत्र है, हमारे पास तंत्रिकीय तंत्र है। ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं, जिसके अंदर बहुत सारे अंग हैं, जिसके अंदर बहुत सारी ऊतक हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कोशिकाएं हैं। तो हम किसके शरीर में किस स्तर तक संगठन करते हैं ये पढ़ना चाहते हैं। तो बेटा क्या क्या आता है इसके अंदर, देखो सबसे पहले आता है आपका बेटा कोशिकीय स्तर। संगठन का सबसे पहला आएगा आपके पास कोशिकीय स्तर, ठीक है। कोशिका मिल के क्या बनाएगी, ऊतक। तो अगला स्तर आएगा ऊतक स्तर,
ठीक है। ऊतक मिल मिल के क्या बनाएंगे बेटा, अंग बनाएंगे। तो अगला स्तर आएगा संगठन का अंग स्तर का संगठन, और फिर अंग मिलके क्या बनाएंगे, अंग तंत्र बनाएंगे, ठीक है, अंग तंत्र स्तर, ठीक है। तो अंग तंत्र स्तर यानी कि आप उस जीव के शरीर में अंग तंत्र हैं। तो ये हो गया आपके 4, 1, 2, 3 और 4 संगठन के स्तर, कोशिकीय स्तर, अंग स्तर, कोशिकीय स्तर, ऊतक स्तर, अंग स्तर और अंग तंत्र स्तर, ठीक है। ऊतक बनाने से अपने को फायदा क्या हुई है बेटा, ऊतक बनाने से श्रम विभाजन हो जाता है। ऊतक बनाने से श्रम का विभाजन होता है, यानी कि काम बढ़ जाता है, लड़ाई नहीं होती और जटिलता को सपोर्ट करता है। श्रम विभाजन करना ही क्यों है, जटिलता बढ़ती है तो हमको उसमें श्रम विभाजन करना पड़ता है ताकि जटिलता को, शरीर की जटिलता को सपोर्ट करे। काम बांट देते हैं तो जितना जटिल होता है उतना ही इजी हो जाता है, ठीक है। फिर और ज्यादा हमने वो कर दिया, काम बांट दिया, अंग बना दिया और काम बांट दिया, एकदम फिक्स। पाचन तंत्र का काम है पाचन पे फोकस करना, श्वसन का तंत्र का काम है श्वसन पे फोकस करना। अब आते हैं ऐसा किसमें होता है बेटा, देखो सबसे पहले तो पॉरीफेरा आया था। सबसे पहले क्या आया था, पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा ने बोला मैं सबसे पहली बार आया हूं, मैं क्या करूंगा, अंग तंत्र बना के, थोड़ी सी तो कोशिकाएं मेरे पास, तो इसके पास क्या होता है, कोशिकीय स्तर होता है, ठीक है। पॉरीफेरा के बाद आया बेटा सिलेंटरेटा। तो सिलेंटरेटा ने बोला मुझे तो भाई श्रम विभाजन करना पड़ेगा, ये आपस में लड़ते हैं, कोशिका का नंबर बहुत बढ़ गया है, तो उसने ऊतक बना ली। तो अगला क्या आया बेटा, सिलेंटरेटा। और सिलेंटरेटा का छोटा भाई टीनोफोरा, ये हमेशा इसके साथ साथ ही चलता है। सिलेंटरेटा जहां जहां जाता है टीनोफोरा वहीं रहता है, तो टीनोफोरा में भी यही है। फिर आए बेटा चपटे कृमि, और चपटे कृमि में क्या हो गया, चपटे कृमि में क्या हो गया, अंग स्तर हो गया। और फिर आए गोल कृमि, और गोल कृमि ने शुरू किया अंग तंत्र बनाना। और एक बार जो तो हम एडवांसमेंट में चले गए, सबसे कम अच्छे से और अच्छा और अच्छा और अच्छा, एक बार बहुत अच्छे में चल गए तो पीछे नहीं आता है विकास, हमेशा आगे ही रहता है। तो गोल कृमि ने एक बार अंग तंत्र लिया, तो गोल कृमि के बाद एनालिडा है। एनालिडा ने बोला यार गोल कृमि मेरे से पहले आए थे। एनालिडा ने क्या बोला, ये देखो, एनालिडा ने बोला गोल कृमि तो मेरे से पहले आए थे, उन्होंने ही अंग तंत्र बना लिया, अब मेरे को अंग तंत्र तो बनाना ही पड़ेगा, बल्कि उनसे अच्छा ही कुछ करना पड़ेगा। तो अब इस फील्ड में तो स्कोप बचा नहीं है, किसी और फील्ड में अच्छा करता हूं। तो एक बार अंग तंत्र आ गया तो यहां से लेकर पूरे रज्जुकी तक क्या चलेगा बेटा, सब तक चलेगा अंग तंत्र स्तर, ठीक है। गोल कृमि से लेकर रज्जुकी तक क्या चलेगा, अंग तंत्र। एक बात जो आपको इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि चपटे कृमि ऐसे तो आप बताओगे अंग स्तर में, ये एनसीईआरटी में दिया है, पर जब आप एनसीईआरटी के एंड वाली टेबल पढ़ोगे ना, लास्ट पेज पे दी हुई है, तो वहां पे अंग तंत्र भी दिया हुआ है चपटे कृमि के लिए। तो चपटे कृमि में आप याद रखना दोनों चीजें होती हैं। चपटे कृमि में एनसीईआरटी कहीं पर बताती है अंग स्तर और कहीं पर बताती है अंग तंत्र स्तर। तो आपके पास जो भी ऑप्शन हो इसके लिए आप लगा सकते हैं। दूसरे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे कि पहली बार ऊतक किस में मिली, तो तुम बोलोगे पहली बार ऊतक सिलेंटरेटा में आई है। पहली बार श्रम का विभाजन किस में हुआ है, ऊतक किस में आई है, पहली बार ऊतक आई है सिलेंटरेटा में। सिलेंटरेटा की एक बहुत फेमस एग्जांपल होती है हाइड्रा, सबने सुना हुआ है हाइड्रा, है ना। तो आप बोलोगे कि हाइड्रा में पहली बार ऊतक किस में देखने को मिली, हाइड्रा में। पहली बार ऊतक किस में देखने को मिली, हाइड्रा में। या पहली बार ऊतक किस में देखने को मिली, सिलेंटरेटा में। पहली बार अंग किस में देखने को मिले, चपटे कृमि में। ऐसे करके आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पहली बार ऊतक आती है सिलेंटरेटा में, ठीक है। पहली बार मैंने आपको अगर याद हो तो तंत्रिकीय ऊतक में पढ़ाया था, तंत्रिका ऊतक में, कि पहली बार तंत्रिका भी किस में आती है, हाइड्रा में। और वो कौन सी तंत्रिका आती है, अध्रुवीय तंत्रिका आती है, जिसमें कोई भी ध्रुव नहीं होते हैं सेल बॉडी में, कोशिका काय में। तो पहली बार तंत्रिका भी इसी में आई है। पहली बार जो तंत्रिका आई है वो अध्रुवीय तंत्रिका है, किस में आई है, हाइड्रा में, यानी कि सिलेंटरेटा में। तो इतने क्वेश्चंस बनते हैं आपके पहले वर्गीकरण के आधार यानी कि संगठन के स्तर से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले संगठन के स्तर पे बढ़ेंगे।